Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, साहित्य का हर समाज के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहता है और ऐसा सोचना कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, यह बहुत ही गलत होगा। कई बार कुछ किताबें इस समाज और दुनिया के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव डालती हैं कि हम ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि अगर इन किताबों को ना लिखा गया होता तो क्या दुनिया अलग तरीके से काम कर रही होती। ऐसी ही एक किताब है मीन काफ यानी कि माई स्ट्रगल, और यह किताब लिखी थी हिटलर ने, और इस किताब को उसने आज ही के दिन यानी कि 18 जुलाई 1925 को पहली बार पब्लिश किया था। हालांकि शुरू में यह किताब कुछ ज्यादा नहीं बिकी, लेकिन एक बार जब हिटलर जर्मनी के ऊपर काबिज हो गया और उसने जर्मनी का नियंत्रण पूरे तरीके से अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद यह किताब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई और यह किताब आज के वक्त भी दुनिया की एक बहुत जानी मानी किताब है। इस बारे में बहस हो सकती है कि क्या इसको पढ़ना सही है या नहीं, और इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं हिटलर के जीवन से जुड़े हुई कुछ बातें भी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से निस्तानाबूद किया जा रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करके रख रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाता है जो अपने करिश्माई नेतृत्व की बदौलत न केवल विश्व को अपने इशारों पर नचाता है, बल्कि अपनी नीतियों की बदौलत खुद को वह सबसे ऊपर मानता है। और दोस्तों, यहाँ जिक्र हो रहा है पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया में हुआ। उसकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वो वियना चला गया। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वो पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगा। यही वह समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगा। यह दौर विश्व युद्ध का दौर था, जब हिटलर सभी कामों को छोड़कर सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस की कई लड़ाइयों में उसने भाग लिया। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी और उसने नेशनल सोशलिस्ट आर्बिटर पार्टी यानी कि जिसको हम नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं, उसका गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि हिटलर का यह मानना था कि साम्यवादियों और यहूदियों के कारण ही जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध से पहले उसे कोई जानता नहीं था, लेकिन 1922 तक आते आते उसने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरा। उसने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि भारत के अंदर हिंदुओं का भी एक शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई और सन 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाया। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुना दी गई। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया। यहीं जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन काफ यानी कि माई स्ट्रगल, या इसको हिंदी में बोले तो मेरा संघर्ष लिखी। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की है, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों की गोलियों का सामना किया। इस पुस्तक में उसने लिखा है कि आर्य जाति, जिसको कि जर्मनी के अंदर उस वक्त
आर्यन रेस के नाम से भी जाना जाता था, सभी जातियों से श्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को सभी दूसरी नस्लों से बेहतर मानता था। जेल से रिहा होने के कुछ ही दिन बाद हिटलर ने पाया कि पूरी दुनिया के साथ साथ जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार को झेल रहा था। आंकड़ों की माने तो 1930-32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में उसे जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। और दोस्तों, इसको लेकर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ बताया था कि किस तरीके से जर्मनी के अंदर हिटलर का उदय हुआ। मैं उस वीडियो को टैग कर रहा हूं, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब हिटलर सत्ता के ऊपर काबिज हो गया तो उसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। उसने साम्यवादी पार्टियों को अवैध घोषित कर दिया। वह यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू किया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला, यानी कि जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उसने जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों की अवहेलना की, पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिए, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और देखते ही देखते यह युद्ध, जो कि यूरोप में भड़का, पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। इस युद्ध के अंदर शुरुआत में तो हिटलर और जर्मनी को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे और जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा था। अंततः 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, यह तो थी हिटलर की बात। अब मैं आपको बताता हूं मेन काफ, यानी कि हिटलर की लिखी हुई उस पुस्तक के बारे में, जिसको कि आज ही के दिन यानी कि 18 जुलाई 1925 को पहली बार पब्लिश किया गया था। दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसी अनगिनत किताबें हैं जिन्हें विविध कारणों से प्रतिबंधित किया गया है, और किसी भी किताब को प्रतिबंधित करने की दो बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली अश्लीलता और दूसरी राजनीतिक। हालांकि केवल यही दो वजह नहीं होती हैं। एक समय ऐसा था जब किताबों का केवल भौतिक अस्तित्व हुआ करता था। तब यह प्रतिबंध जितना प्रभावशाली होता था, उसकी तुलना में आज प्रतिबंध एक रस्म अदायगी बनकर रह गया है। क्योंकि पहले तो आप किसी बुक को पब्लिश होने से रोक सकते थे, क्योंकि उस वक्त केवल हार्ड कवर बुक्स आती थी। तो आप अगर किसी किताब को पब्लिश नहीं होने देते तो वो बुक स्टैंड्स पर नहीं पहुंचती थी और लोग उसको खरीदकर नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन आजकल दुनिया बिल्कुल बदल गई है, जहां हर चीज की डिजिटल कॉपी मौजूद है। तो अगर आप किसी किताब को पब्लिश होने से रोक भी देते हैं, तो अगर ऑथर चाहे या जो लेखक है वो चाहे तो उस किताब को पब्लिश कर सकता है इंटरनेट के ऊपर, और लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। सरकारें या दुनिया कितना भी उसको सेंसर करना चाहे, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार इंटरनेट पर जो चीज पहुंच जाती है वो हमेशा के लिए वहीं रहती है। और इंटरनेट के विस्तार के बाद किताब ही क्यों, प्रतिबंधित ऐसा क्या रह गया है जो लोगों को आसानी से ना मिल पाए। बहरहाल ऐसी ही एक प्रतिबंधित लेकिन सर्वसुलभ पुस्तक है मैन काम्फ, यानी कि मेरा संघर्ष। नाजी नेता एडोल्फ हिटलर की यह किताब, जो आंशिक रूप से उसकी आत्मकथा और आंशिक रूप से उसके बड़बोले कथनों का खजाना है। पहली दफा यह किताब 1925 और 1927 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद से इसके अनगिनत वैध अवैध संस्करण पूरी दुनिया में छपे और बिके हैं। कहा जाता है 1933 में हिटलर ने सत्ता में आने के बाद हर नवविवाहित जोड़े को यह किताब नाजी शासन की तरफ से भेंट में दी जाती थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में जर्मनी ने इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। अब भले ही यह कानूनी रूप से वहां प्रतिबंधित नहीं रह गई है, लेकिन उसके बाद भी आधिकारिक रूप से इसे वहां प्रकाशित नहीं किया जा सकता। साल 2015 के आखिरी दिन जर्मनी के बवेरिया राज्य के पास इसका जो कॉपीराइट था वह 70 बरस पूरे करने पर समाप्त हो गया, और इस तरह इसके पुनः प्रकाशन की राह भी खुल गई है। यह जानना भी कम रोचक नहीं होगा दोस्तों कि बावजूद प्रतिबंध के खुद जर्मनी के स्कूलों में भी अन्य नाजी सामग्री के साथ साथ इस किताब के अंश भी पढ़ाए जाते रहे हैं। लेकिन
जब म्यूनिक के समकालीन इतिहास संस्थान ने इसके कॉपीराइट की अवधि पूरी होने के बाद इस किताब के एक नए लगभग 2000 पन्नों के विस्तृत और टिप्पणी युक्त संस्करण को प्रकाशित करने की बात की तो इसके प्रकाशन के विरोध में तीव्र स्वर मुखर हो गए। संभवतः इस विरोध का भी विरोध हुआ। अब दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन इतिहासकारों या रिसर्चर्स ने 3 साल लगातार रिसर्च करने के बाद इसका नया एडिशन या संस्करण तैयार किया, उनके हिसाब से उन्होंने हिटलर को अधपका, असंगत और अपठनीय कहा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी समझाने का प्रयास किया कि हिटलर ने कैसे नस्ल, स्पेस, हिंसा और तानाशाही इन 4 विचारों के आधार पर अपनी नाजी विचारधारा की नींव रखी। उनका यह भी मानना था कि हिटलर ने इस किताब को सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि वो अपने कुकर्मों को मुलायम करते हुए अपनी बेहतर छवि गढ़े। लेकिन दूसरे पक्षों का मानना है कि किसी किताब के प्रकाशन को रोके रखना न तो संभव है और न ही उचित। बवेरिया राज्य के वित्त मंत्री मार्क्स सोएडर ने कहा था कि इस पुस्तक के प्रकाशन से वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसमें कैसी निरर्थक बातें लिखी हुई हैं और इस तरह के खतरनाक विचारों ने किस तरह पूरी दुनिया में विपदाएं पैदा की हैं। बहरहाल, जर्मन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स के अध्यक्ष जोसेफ राउस ने कहा कि इस नए संस्करण को वहां के हाई स्कूलों की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि जर्मनी की नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी द्वारा किए गए अत्याचारों को जानकर अतिवादी सोच के खतरों के प्रति सचेत हो सके। उनका यह भी कहना था कि अगर आप किसी किताब पर रोक लगाएंगे तो उसके प्रति उत्सुकता और अधिक बढ़ेगी और लोग आसानी से उपलब्ध ऑनलाइन संस्करणों का रुख करेंगे। इससे तो यही अच्छा होगा कि इतिहास और राजनीति के अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक विद्यार्थियों को इस किताब का परिचय दें। इसलिए माइन काम्फ का यह नया सुसंपादित और विस्तृत टिप्पणियों युक्त संस्करण अंततः मूल देश जर्मनी में प्रकाशित हो गया। जो प्रारंभिक खबरें आईं उनके अनुसार लगभग 5 किलो वजन वाली यह किताब लगभग 70 यूरो की है। अच्छी खासी कीमत वाला यह संस्करण प्रकाशकों की उम्मीद से भी अधिक बिका है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है कि इस किताब के दाम और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इस किताब के जारी होने के कुछ ही घंटों बाद अमेज़न की जर्मन साइट पर यह अनअवेलेबल यानी कि अनुपलब्ध हो गया था। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस किताब को पब्लिश करने के लगभग 10 साल बाद हिटलर सत्ता में आया था और तब तक किताब को छपे कई साल हो चुके थे और इसकी कोई खास बिक्री भी नहीं हुई थी। हालांकि हिटलर के शासन संभालते ही किताब रातों रात बिकने लगी और प्रमुख नाजी किताब हो गई, जिसकी एक प्रति हर जर्मन अफसर के घर पर होती थी। साथ ही साथ यहूदियों से घृणा करने वाले लोग भी इसे खूब पढ़ने लगे। इस सबके बीच सबसे अजीब था किताब को लेकर तानाशाह की सनक। उसने सत्ता संभालते ही इसकी 20 करोड़ प्रतियां छापने का हुक्म दिया। इससे एक साथ ही सारे के सारी प्रिंटिंग प्रेस व्यस्त हो गईं। किसी के पास कोई दूसरा काम ही नहीं था इस किताब को छापने के अलावा। लगातार किताबें प्रकाशित हो रही थीं। असल में हिटलर चाहता था कि किताब देश के कोने कोने में जाए और हर युवा हिटलर के विचारों को अपना ले। इसके लिए एकदम अनूठा तरीका निकाला गया। हिटलर ने सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया कि वे चुन चुनकर नए शादीशुदा जोड़ों के बारे में पता लगाएं और उन तक हिटलर की किताब की एक प्रति तोहफे की तरह पहुंचाएं। चांसलर बनने के बाद उसने यह आदेश किया था कि आत्मकथा की ज्यादा से ज्यादा कॉपीज खरीदी जाएं और घर में रखने की जगह ना हो तो गिफ्ट में दे दी जाएं। और इसी किताब के बारे में कुछ साल पहले ही बवेरिया स्टेट के एक पूर्व मंत्री लुटविच यंगर ने कहा था कि इसके कारण ही लाखों लोग मारे गए थे। लाखों लोगों ने यातनाएं झेली और हर कोई युद्ध की चपेट में आ गया। ये बात बीबीसी की एक रिपोर्ट में प्रकाशित हुई थी जब किताब के कॉपीराइट की बात हो रही थी। नरसंहार में लाखों यहूदियों की जान लेने और लाखों को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर करने वाले इस तानाशाह में नस्लवाद इतना ज्यादा था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही उसने यहूदियों को कमरे में ठूसकर और जहरीली गैसें छोड़कर मारने के आदेश दे दिए थे। अपने इसी कत्लेआम की वजह से हिटलर की मूंछों को आज भी सबसे ज्यादा मनहूस या हिंसक मूंछ कहा जाता है। और दोस्तों, खास बात यह है कि हिटलर की मूंछों का स्टाइल हमेशा से ही ऐसा नहीं था। वो ऐसी मूंछें रखना चाहता था जो खूब लंबी और घनी हो। उसने मूंछें बढ़ानी शुरू भी की थी, लेकिन फौज में भर्ती के बाद बवेरियन इन्फेंट्री डिवीजन ने उसे अपनी मूंछें छोटी रखने का आदेश दिया ताकि जहरीली गैसों से बचने के लिए गैस मास्क चेहरे पर ठीक से फिट हो सके। इससे गुस्साए हिटलर ने अपनी मूंछें एकदम छोटी छोटी कतर ली और उसने अपनी यह मूंछें अंत तक वैसी ही रखी
और हिटलर की मूंछों के इस खास स्टाइल को टूथब्रश स्टाइल भी कहा जाता है। दोस्तों, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की खुदकुशी के बाद ही कई बड़े नाजी नेताओं ने भी आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद जर्मनी में एक अजीब स्थिति बनी। हजारों जर्मन पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने आत्महत्या की। इसे सामूहिक आत्महत्या लहर के नाम से भी जाना जाता रहा। इस पर बोलने बताने से हरदम परहेज किया जाता रहा, लेकिन साल 2015 में एक जर्मन लेखक फ्लोरियन हुबर ने इसी घटना पर एक किताब लिखी, जो इंग्लिश में प्रॉमिस मी यूल शूट योरसेल्फ द डाउनफॉल ऑफ ऑर्डिनरी जर्मन्स 1945 के नाम से आ चुकी है। इसमें मास सुसाइड की बात खुलकर की गई है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। आपको जो भी अच्छा लगे आप वही पढ़ें, लेकिन पढ़ें। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो मीन काफ के बारे में, जो कि हिटलर की लिखी एक आत्मकथा थी। और इसने जर्मनी के अंदर लोगों को इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर दिया कि लोग दूसरे धर्मों से घृणा करने लगे। और आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध और यहूदियों के नरसंहार में इस किताब की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।